डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे प्रश्न को किस तरह से आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है कि HCF 306,5 बराबर 9। ठीक है, ये दो संख्याएं दे दिया है जिनका HCF बराबर 9 दिया है और LCM दो संख्याएं दे दिया है और उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर इतना दे दिया है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या गिवन है हमें। प्रथम संख्या बराबर 306, प्रथम संख्या बराबर 306। द्वितीय संख्या बराबर 657। HCF बराबर 9। तो LCM बराबर हमको निकालना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस तरह से ये हमें गिवन रहता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला ये होता है कि N1 गुणे N2 बराबर HCF गुणे LCM। इस तरह से ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के रूप में हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 306 प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या 657 बराबर HCF कितना दे दिया है 9 गुणे LCM का मान हमको निकालना है। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 300। अब देखिए 9 इसके बटे आ जाएगा तो 306 गुणे 657 के बटा 9 बराबर ये हो जाएगा LCM। अब इसके बाद इसको काट देंगे तो 9 एक कम 9, 9 तरीके कितना हो जाएगा 27, 3 गया तो 36, न चौका 36 कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 34 गुणे 657 बराबर ये हो जाएगा LCM। इस तरह से अब इसका हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो हमारा गुणा करने के बाद 2 2 3 3 8 बराबर LCM और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने बहुत ही बेसिक सीखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस तरह से दे दिया है, कोई संख्या दे दिया है 6 के पावर n और वहाँ पे हमें जांच करना है कि ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होती है। तो इस तरह से तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो संख्या दे दिया है 6 के पावर n दे दिया है इस तरह से। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट में बता देता हूँ कि जो एक नोट है यहाँ पे, नोट में इससे आपको बहुत ही बेटर समझ में आएगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य
गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, अर्थात एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक बार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार 2 या एक बार 5 दोनों, एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए, तब वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है। तो हमारा जो संख्या दे दिया है यहाँ पे 6 के पावर दे दिया है n। तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 1 3। अब 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा 2 × 3। अब इस सूत्र में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 2 संख्या दिया है बट संख्या जो 5 है वो संख्या नहीं दिया है। तो इस तरह से ये जो संख्या होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह 0 पर कभी भी नहीं समाप्त होगी, कभी भी नहीं समाप्त होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या n दे देगा, यहाँ पर लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ऐसा बोलेगा, बट क्वेश्चन अगर यहाँ पे घुमा देगा, जैसे क्वेश्चन वहाँ पे दे देगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 10 के पावर n, यहाँ पे इस तरह से, तो अगर 10 के पावर n दे देगा तो 10 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 × 5 आएगा, तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। बट इसके अलावा अगर कोई संख्या दे देगा, जैसे 8 के पावर n, 16 के पावर n, 32 के पावर n, कोई भी संख्या दे देगा, तो उस संख्या में अगर एक बार 2 और एक बार 5 आते हैं तो वह 0 पर समाप्त हो जाएगा। यदि नहीं आते हैं तो 0 पर कभी भी कोई भी संख्या जो रहेगा प्राकृतिक संख्या समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हमने बहुत ही बेसिक सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा तो बहुत ही बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भाज्य और अभाज्य के बारे में बहुत ही बेसिक जानना पड़ेगा। भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये तो हमें सभी को पता है। तो एक बार फिर से इसको बहुत ही बेसिक चलते हैं इसके अंदर। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होती है? अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है जिनका केवल एक, यदि कोई भी संख्या जो केवल स्वयं से कटती हो या केवल 1 से कटती हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है 3, 5, 7, 11, 13। ये जो ऐसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं केवल खुद से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। इन संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये 3 है, अगर हम 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 3 1 से कटेगा।
तो इनके देखेंगे तो यहाँ पे इनके जो 2 फैक्टर बनते हैं, अर्थात जिनके 2 फैक्टर बनते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, जैसे अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हम 4 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, इस तरह से 8 ले लेंगे। तो 4 को 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। इस तरह से इनके 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं। 9 के देखिए 9 से 3 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 1 से काटेंगे। तो 2 से अधिक फैक्टर बनेगा तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, स्वयं से कटे, 1 से कटे या किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसके हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि जिनमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 3 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, इस तरह से भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, और इस तरह से एक दे दिया है गुणनखंड के रूप में, और इस तरह से दे दिया है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए ये भाज्य संख्याएं के रूप में क्यों है, इसी के बारे में हमें व्याख्या करना है। तो फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। तो इसमें दे दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इस तरह से दे दिया है। 13 को कॉमन कर लेते हैं, तो 13 को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 11, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1, 13 कम 13, इस तरह से। अब इसके बाद इसका गुणा कर लेते हैं, तो 13 11 से 77 प्लस ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कर देंगे तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 77 1 78। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 फैक्टर है। अब ये 2 फैक्टर है तो हम किसी भी संख्या में गुणे 1 कर देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अर्थात ये क्या होगा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। अब ये देखिए फैक्टर यहाँ पे यही उद्देश्य हमारा था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमको इसमें व्याख्या करना था। तो भाज्य संख्या हमने सीखा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अभी ये 2 फैक्टर है, गुणे 1 लगा देंगे तो 3 फैक्टर हो गया। तो इस तरह से यह एक भाज्य संख्याएँ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ निर्देश में लिख देंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड, यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड का रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसमें दूसरे पॉइंट में देखेंगे तो इसमें दूसरा पॉइंट दिया है, एक दे दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इस तरह से दे दिया है। अब इस संख्या में भी हम क्या करेंगे कि 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो 5 को कॉमन कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए हमारा यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 का गुणा करेंगे तो 1 है, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 1 5 1 5, 1 हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में हम जब गुणा कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा गुणा का रूप है सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 हमारा गुणा कर देंगे तो 1008 आएगा, फिर प्लस दिया है 1, इस तरह से दे दिया है। तो अब इसके बाद इसको कर देंगे हम सॉल्व यहाँ पे। तो अब इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पे कोष्टक को, तो कोष्टक में जोड़ देंगे तो 5 ये हो जाएगा 1009। अब इस तरह से अभी एक गुणा का रूप है, अब ये गुणा का रूप है, तो जब हम इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, अब देखिए गुणा करते हैं क्या, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 5 गुणे 1009 गुणे, अब ये 2 फैक्टर है तो गुणे 1 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे भाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। हमें भाज्य संख्या पूछ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार ऐसा पथ बनाया गया है, ठीक है, ग्राउंड एक तरह से है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
अर्थात सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जब वो चक्कर लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है और सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो इस दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः स्थान पर मिलेंगे, अर्थात दोनों लोग जब चलते हैं तो कितने समय के बाद वो दोनों लोग फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वह निकले हुए थे। तो फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे हम। तो इस तरह से हम एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। तो जैसे इस तरह से हमने बना दिया, ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इस तरह से ग्राउंड है और यहाँ से एक पॉइंट दिया गया है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से जो रवि चलता है, रवि को चलने में 12 मिनट लगते हैं इसी पॉइंट से, और इसी पॉइंट के नीचे से, इसी पॉइंट से जब सोनिया चलती है, सोनिया, तो उसको 18 मिनट का समय लगता है। अब जब दोनों लोग घूमते घूमते आएंगे तो इस बीच वो बहुत बार मिलेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों लोग अगर एक ही स्थान से गुजरेंगे तो न्यूनतम समय के लिए वो लोग बहुत ही जल्दी आपस में मिलेंगे, अर्थात ऐसे घूमते जाएंगे तो बहुत मिलेंगे। तो वही चीज़ बताना है कि कितने मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे, अर्थात मिलने का मतलब ये है कि जब वो ग्राउंड में दौड़ते रहेंगे तो पूरा न्यूनतम समय का चक्कर लगाते रहेंगे तो थक जाएंगे, तो वो रुकेंगे तो वो जो समय होगा वो कितना मिनट तक जाएगा, इस तरह से हमको बताना है यहाँ पे। तो देखिए वृत्ताकार पथ जो दिया है, इसका जो केंद्र यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो ये एक न्यूनतम समय को दर्शाता है। तो न्यूनतम का मतलब होता है जब किसी संख्या में न्यूनतम की बात करता है, न्यूनतम समय होता है, तो वहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम। 2 नंबर हमें मिलेंगे, एक रवि का एक 12 मिनट मिला है, एक 12, और एक सोनिया का मिला है 18। 12 और 18 इस तरह से दे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम समय के लिए, न्यूनतम समय के लिए, ठीक है, इस तरह से न्यूनतम समय के लिए 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार न्यूनतम समय के लिए, ठीक है, प्रश्नानुसार न्यूनतम समय के लिए सबसे पहले 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 2 2 6 12, 2 3 6, फिर कर देंगे तो 3 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2 2 3 6, फिर कर देंगे तो 3 1 3। अब इस तरह से अब निकाल लेते हैं इसका 18 का एलसीएम। 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, इस तरह से। अब इसको लिख सकते हैं 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 बार दिया है तो 2 के पावर 2 गुणे 3। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 बराबर, ये 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। 18 को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 गुणे 3 के पावर कितना दे दिया है, 2। अब इस तरह से अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो घातों की अधिकतम संख्या को लेते हैं, घातों की न्यूनतम संख्या को नहीं लेंगे। अधिकतम संख्या देखेंगे तो घात 2 2 जैसे में मैच कर रहा है, तो घातों की अधिकतम संख्या इसमें क्या है, 2। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 के पावर 2 हो जाएगा गुणे। अब देखिए इसमें घातों की अधिकतम संख्या कितना है, 3 के पावर 2, तो यहाँ पे कर देंगे 2 दूनी 4 गुणे 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।